सामाजिक और लैंगिक। जैसा आप जानते हैं कि जीवों में जनन की क्यों आवश्यकता होती है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए रखना। अलैंगिक जनन एक पेरेंट्स के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन एक या दो पेरेंट्स के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन अनेक विधियों के द्वारा जंतुओं में पाया जाता है, जैसे विखंडन या विभाजन, विभाजन आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, द्विविभाजन, बहुविभाजन। ये द्विविभाजन है वो तीन प्रकार का होता है, सरल, अनुप्रस्थ, अनुलंब। लिख लिया। विभाजन के बाद देखते हैं हम बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के बाद मुकुलन, मुकुलन दो प्रकार का होता है, बाह्य आंतरिक, और आंतरिक मुकुलन को ही आंतरिक मुकुलन जेम्यूल निर्माण के द्वारा होता है। अब हम एक एक करके डिटेल देखते हैं। लैंगिक जनन एक या दो पैतृकों के द्वारा होगा। लैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, होलोगैमी, सिनगैमी। क्या बेटे? अभी बता रहा हूं। मान लो कोई भी जंतु द्विलिंगी है, इसका मतलब नर और मादा दोनों जननांग हैं उसमें, तो हो जाएगा लैंगिक जनन। केचुआ, आपने देखा होगा टीनिया सोलियम का नाम सुना होगा, फीताकृमि, उसमें जो है वो निषेचन भी स्वयं होता है। तो एक ही जंतु में अंडाणु बनते हैं, एक ही में शुक्राणु बनते हैं, उनमें निषेचन भी आंतरिक होता है, स्वयं होता है, तो हो सकता है। देखिए होलोगैमी। अब होलो को आप बॉक्स में बंद करें। होलो का मतलब क्या बताया मैंने? पूरा शरीर। तो पूरा शरीर यदि युग्मक के समान कार्य करके फ्यूज हो जाए, हम उसको क्या कहेंगे? होलोगैमी। कोई उदाहरण बताएगा इसका? पैरामीशियम, अमीबा नहीं, पैरामीशियम। सिन का मतलब होता है फ्यूजन। गैमी का मतलब हो गया गैमेट्स, युग्मक। तो दो युग्मकों का संयोजन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सिनगैमी। अब सिनगैमी दो प्रकार का होगा। यदि दोनों युग्मक समान प्रकार के हों, एक समान हो, तो हम उसे कहेंगे आइसोगेमस, और दो अलग अलग प्रकार के होंगे एन आइसोगेमस। ये एसी नहीं चल रहा क्या? ओहो। आइसोगेमस, एन आइसोगेमस।
ये पूरा चार्ट बन गया। तो जीवों में जनन का हमें पूरा प्रकार पता चल गया। अब एक एक पहले अलैंगिक जनन की विधियां देखते हैं, फिर लैंगिक जनन जो है उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं पहले हम उनको समझेंगे, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। पहला देखते हैं विभाजन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, विभाजन में भी हम द्विविभाजन, और द्विविभाजन में भी सरल द्विविभाजन। सरल द्विविभाजन, इसका उदाहरण लिख लें, अमीबा। अमीबा जानते हैं आप, क्या विशेषता है अमीबा की? एक कोशिकीय, एक यूकैरियोटिक से बना शरीर और सरलतम जंतु। देखते हैं। सरल द्विविभाजन अमीबा में अनुकूल वातावरण में होगा। कैसा वातावरण होना चाहिए? अनुकूल वातावरण का क्या मतलब होगा? जैसे अभी एसी बंद हो गया, प्रतिकूल वातावरण हो गया। तो अनुकूल वातावरण का मतलब जब वातावरण में पोषण की अधिकता हो, तापमान जो है वो उसके अनुकूल हो। दो इंपॉर्टेंट है। तो सरल द्विविभाजन अनुकूल वातावरण में होगा जब पोषण की अधिकता होगी भोजन में, जल में, और तापमान जो उसके उपयोगी होगा। अब क्या होगा? शरीर में सबसे पहले माइटोसिस जानते हैं आप, समसूत्री विभाजन। एमाइटोसिस या क्रिप्टोमाइटोसिस कौन जानता है? पहले इनका मतलब समझते हैं, फिर अमीबा में ये विभाजन देखते हैं। देखो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, फिर हिंदी बताऊंगा इसका। एक बार ये समझ लेंगे, फिर नहीं भूलेंगे आप। समसूत्री विभाजन होता कैसे है? बताएं। कोई भी विभाजन होगा तो दो क्रियाएं होंगी। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। केंद्रक के विभाजन को आप क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद जीव द्रव्य साइटोकाइनेसिस। जब ए आगे लग गया या क्रिप्टो आगे लग गया तो क्या मतलब होगा? क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ। एक का मतलब अनुपस्थित, एब्सेंट। तो ये जो विभाजन है माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन की प्रारंभिक अवस्था है। अब देखते हैं कैसे प्रारंभिक अवस्था होगी। अभी हमने कहा कि यदि विभाजन होगा समसूत्री विभाजन तो उसमें दो क्रियाएं होंगी। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक की झिल्ली जो है, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाएगी, जो उसमें जो भी गुणसूत्र हैं वो मध्य प्लेट पर आ जाएंगे और वो दोनों अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। ठीक है, तो दो केंद्रक बने। यहाँ पर हमने क्रिप्टो क्यों कहा छिपा हुआ? कि विभाजन तो होगा, दो केंद्रक तो बनेंगे, लेकिन केंद्रक झिल्ली लुप्त नहीं होती है। जो भी केंद्रकों का विभाजन होगा वो केंद्रक झिल्ली के अंदर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे, आप लोगों ने ये कहीं नहीं पढ़ा होगा ये दोनों टर्म। तो क्वेश्चन मार्क लगाएं इसके ऊपर आप। अब देखते हैं इस केंद्रक के अंदर जो भी गुणसूत्र होंगे वो केंद्रक झिल्ली के अंदर ही मध्य प्लेट पर जाएंगे। केंद्रक झिल्ली लुप्त नहीं होती है, यहां पे चाहे तो लिख लें, केंद्रक झिल्ली लुप्त नहीं होती है क्रिप्टोमाइटोसिस में। इसके बाद
ये दोनों शब्दों को मिटा दूं या चलो नीचे बना देता हूं। अब क्या होगा, केंद्रक झिल्ली इलोंगेटेड होगी, खिंचेगी और डंबल शेप्ड, आप डंबल जानते हैं, बजाते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी में, इस टाइप का केंद्रक बन जाएगा। और इसके चारों तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली है वो भी ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, बीच में संकुचित हो जाएगी। इसके बाद एक संतति, एक अमीबा 2 संतति अमीबा में विभाजित हो जाएगी। लेकिन दोनों यदि संतति अमीबा को देखें तो दोनों का समान आकार, दोनों को हम जोड़ के देखें तो दोनों का जो है वो इसके से ज्यादा होगा। तो 2 संतति अमीबा का निर्माण एक अमीबा से होना द्विविभाजन कहलाएगा, अनुकूल वातावरण में होगा और एमाइटोसिस या क्रिप्टोमाइटोसिस के द्वारा होगा। एमाइटोसिस और क्रिप्टोमाइटोसिस का मतलब समझ में आ गया? वापिस बताएं बेटे। ए का मतलब एब्सेंट। समसूत्री विभाजन सामान्यतः क्या होता है, जब स्टार्ट होता है तो 2 प्रोसेस होती है, एक होता है केंद्रक का विभाजन, दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन कैसे होगा, पहले केंद्रक झिल्ली लुप्त होती है, आपने पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पर वो चारों अवस्थाएं नहीं हो रही। यहाँ पर क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली के अंदर ही गुणसूत्र 2 अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं और धीरे धीरे वो जो केंद्रक झिल्ली है वो बीच में से संकुचित होकर 2 संतति केंद्रकों का निर्माण करती है, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। इसी प्रकार से जो पेत्रक अमीबा है वो भी लंबवत हो जाएगी, बीच में से संकुचित हो जाएगी और इस प्रकार से ये 2 में विभाजित हो जाएगी। माइटोसिस केंद्रक झिल्ली के अंदर हुआ, इसलिए हमने इसको छिपा हुआ समसूत्री विभाजन कहा। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नेचर में ऐसा समसूत्री विभाजन नहीं देखने को मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लिया, समझ में आ गया सभी के। उदाहरण कौन सा हुआ द्विविभाजन का? अमीबा। सबसे सरलतम द्विविभाजन किसमें होगा? अमीबा। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का जो उदाहरण है पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। इसको मिटा दूं। अब देखते हैं हम अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ द्विविभाजन, इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? पैरामीशियम जो है वो भी आप जानते हैं एक प्रोटोजोआ का सदस्य है। पैरामीशियम की विशेषता बताएं। वेरी गुड, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक 2 अलग अलग आकार के होते हैं, तो हम इसे कहेंगे डाइमॉर्फिक, द्वि आकारी केंद्रक का पाया जाना। डाइमॉर्फिक, 2 आकारों का पैरामीशियम हो गया। आप जानते हैं पैरामीशियम सीलिएटा का सदस्य है, तो पूरे शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं जो इसके गमन अंगक होते हैं। अंग नहीं बोला मैंने, अंगक बोला। क्यों बोला? हमने प्रोटोजोआ में पढ़ा था, क्योंकि एक कोशिकीय शरीर में जो भी रचनाएं होंगी वो अंग तो बना नहीं सकती, इसलिए इसको हमने क्या कहा? अंगक। ये जो बड़ा केंद्रक है इसको दीर्घ या गुरु केंद्रक कहते हैं।
और ये छोटा केंद्रक जो है वो लघु केंद्रक कहलाएगा। गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक। बेटे कोई बता सकता है इन दोनों केंद्रकों में किसका क्या कार्य होता है? वापस बोलें। लघु केंद्रक जो होता है जनन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। बेटे राइट ऑन द टॉप पेज के ऊपर लिख ले, लघु केंद्रक जनन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। लिख लिया। जनन क्रियाओं के अलावा अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण गुरु केंद्रक के द्वारा होता है, मैक्रोन्यूक्लियस के द्वारा होता है। अब ध्यान से देखें आप, मैंने गुरु केंद्रक को किसके आकार का बनाया? बीन शेप्ड या किडनी व्यक्रनुमा। और ये कैसा होता है? गोलाकार। बेटे ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा केंद्रक, पैरामीशियम का कौन सा केंद्रक व्यक्रनुमा या सैम के बीजनुमा होता है। ठीक है, तो कार्य पता चल गया आपको और उसका आकार पता चल गया। और इस अवस्था को मैंने क्या बोला था अभी? यदि दो प्रकार के केंद्रक, दो शब्द हैं, राइट ऑन द टॉप, एक मिनट है ना, यहां पे लिख लो ऊपर। राइट ऑन द टॉप का मतलब क्या होगा? पेज के ऊपर लिखेंगे। बेटे मान लो किसी एक कोई प्रोटोजोन बताएगा जिसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ का वह सदस्य है जिसमें केंद्रकों की संख्या अनेक होती है। बेटे आप लोगों ने पढ़ा नहीं, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। ओपेलाइना, मोनोसिस्टिस। सुने ध्यान से, पहले समझें क्यों बता रहा हूँ। यदि किसी प्रोटोजोआ के सदस्य में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, सभी समान आकार के होंगे, हम उस अवस्था को एक आकारी कहेंगे, मोनोमॉर्फिक। एक आकारी। और यदि दो या दो से अधिक केंद्रक हों, दोनों का आकार अलग अलग हो, हम उसे द्विआकारी या डाइमॉर्फिक कहेंगे। द्विआकारी केंद्रक। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब हमने कहा कि ये किस प्रकार का द्विविभाजन है? अनुप्रस्थ। तो पैरामीशियम का विभाजन कहां से होगा? बीच में से होगा। तो ये दोनों जो केंद्रक हैं वो इलोंगेटेड होकर, लंबे होकर बीच में से विभाजित हो जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। और पैरामीशियम में भी बीच में से विभाजित होकर दो संतति पैरामीशियम का निर्माण करेगा। समझ में आया? तो ये इलोंगेटेड हो गए, बीच में संकुचित होने लग गए, और इससे एक केंद्रक से, एक गुरु केंद्रक से दो गुरु केंद्रक, दो गुरु संतति केंद्रक, और एक लघु केंद्रक से दो संतति केंद्रकों का निर्माण होगा। इस प्रकार से पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। समझ में आ गया? आगे चले बेटे, ये मैंने राइट ऑन द टॉप। अब देखो एक मिनट ध्यान से सुने, कोई बात, मैं आपको जो टर्म्स हैं उससे रिलेटेड वो भी बताता जा रहा हूं, उनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे लिख लें, यदि किसी प्रोटोजोआ में अनेक एक समान केंद्रक पाए जाएं, तो उस अवस्था को एक आकारी कहेंगे।
इंग्लिश में कहते हैं मोनो, मोनो का मतलब एक, मॉर्फिक मतलब आकार। समझ में आ गया? इसका उदाहरण कौन बताएगा? अभी बताया था मैंने, 2 उदाहरण बताए। ओपेलाइना, ओपेलाइना लिख लिया? ओपेलाइना लिख के बताऊं? अच्छा, दूसरा द्विआकारी में लिखें, यदि केंद्रकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? द्विआकारी, डाइमॉर्फिक। इसका उदाहरण अब देखो, एक मिनट बेटे, जितने भी सीलिएटा जिनमें भी शरीर के बाहर, प्रोटोजोआ के वे सदस्य हैं जिनमें शरीर के बाहर रोम पाए जाएंगे, बालनुमा गमन अंगक रचनाएं पाई जाएंगी, सीलिया पाई जाएंगी, सभी सीलिएट्स में 2 आकार के केंद्रक पाए जाएंगे। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? सीलिएटा समूह के सदस्य, सीलिएटा समूह के सदस्य। ये समझ में आ गया? अब हम आगे चले। तीसरे प्रकार का द्विविभाजन अनुलम। अनुलम का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, खड़ा। अभी हमने सरल देखा, फिर हमने अनुप्रस्थ देखा, अनुलम। एक मुझे कोई भी उदाहरण बताओ प्रोटोजोआ का जिसमें फ्लैजिला के द्वारा गमन होता है। युगलिना, सिंपल। युगलिना पे कौन सा क्वेश्चन दिमाग में आया? मेरे तो एक दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि युगलिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पादप तथा जंतुओं के बीच की योजक कड़ी को। तो फिर आप कैसे भूल गए? युगलिना नाम लेते ये क्लिक होना चाहिए। हाँ, यस, बताए। अब क्यों हमने पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा इसको? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाए जाते हैं, इसलिए स्व पोषण भी होता है। हरित लवक का काम करना आप जानते हैं, पादपों में हरित लवक पत्तियों में होता है तो पोषण बनाता है, भोज्य पदार्थ बनाता है, तो ये भी इसमें भी बनता है। तो युगलिना में भोजन स्वयं के द्वारा भी बनाया जाता है, वातावरण से भी लिया जाता है। ऐसे पोषण को मिश्रित पोषी कहते हैं। तो युगलिना में पोषण कैसा होगा? समझ में आया? देखो मैं वापस समझाता हूँ आपको, कुछ के समझ में आया, कुछ के नहीं आया। बेटे आप लोग भोजन पर निर्भर करते हैं या भोजन करते ही नहीं है कोई भी? भोजन, बिना भोजन तो हम कैसे रहेंगे बेटे? हम लोग भोजन पर निर्भर करते हैं। घर जाते भूख लग रही है और जल्दी से खाना खाएंगे। तो बेटे हमने वातावरण के ऊपर, वातावरण का मतलब कि जैसे आपने सब्जी, कोई भी सब्जी है वो भी वातावरण से आई, आपने चपाती खाई, चावल खाए, वो भी वातावरण से आए। तो हम भोजन के लिए वातावरण पर निर्भर करें, लेकिन हमारे शरीर में तो पोषण नहीं बना, भोजन नहीं बना। ये प्लांट्स हैं, अधिकांश जो स्टार्च है वो अपने अंदर संश्लेषण करते हैं, तो वो स्वपोषी कहलाएंगे। हम विषमपोषी कहलाएंगे। परपोषी वो होता है जो आपके बालों में पाया जाता है, या मच्छर, बेटे उसने अपने ब्लड सक किया, तो वो जंतु जो दूसरे जीव के ऊपर, देखो ध्यान से सुने क्योंकि आपने गलत बता दिया, मैं तीनों शब्द वापस बताता हूं। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसका उदाहरण आप जानते हैं पादप। विषमपोषी जो भोजन के लिए वातावरण पर निर्भर करते हैं। अब वातावरण पर विषमपोषी अब 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक होते हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं भाई आप क्या खाते हैं? सर मैं तो प्योर वेजिटेरियन। कहेंगे सर मैं तो जो मिल जाता खा ले। अब बेटे एक मिनट ध्यान से सुने, हंसने की बात नहीं। अब क्या हो गया? अब 2 प्रकार के जंतु होंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस क्या बोलेंगे हिंदी में? शाकाहारी। कि सर मैं तो प्लांट प्रोडक्ट्स खाता हूं, पादपों का जो भी उत्पाद है, सब्जियां हैं, दाल है, गेहूं है, अनाज है, पादप। ठीक है। अब दूसरा हो गया, मैंने क्या बोला? कार्निवोरस, मांसाहारी, जो एनिमल्स के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करें, टाइगर हैं जितने भी। और एक होता है
ओमनीवोरस, यदि जो मिल जाए खा लिया। प्लांट प्रोडक्ट्स का भी यूज ले लिया, एनिमल प्रोडक्ट्स का भी यूज ले लिया। ये नेचर ने हमको कैसा बनाया है। हमको बेटे हमारे 4 प्रकार के दांत हैं, हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। हर चीज का हमें कोई ना कोई लिंक है। 4 प्रकार के दांत दिए, जो भी दांत आए हमारे 4 प्रकार के, वो अलग अलग कार्य है। तो नेचर ने हमको आपकी चॉइस से खाने के लिए दिया है कि आपकी मर्जी है जो खाना। मैंने तो 4 प्रकार के दांत दे दिए। तो बेटे हम जो है, आप खाते हैं नहीं खाते, जैसे कोई कहता सर मैं एग नहीं खाता, अंडे नहीं खाता, मैं मीट नहीं खाता, दूसरा कहता सर मैं तो खाता हूँ, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन नेचर ने हमको ओमनीवोरस बनाया है, मतलब सर्वाहारी। समझे बेटे? आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप भोजन के आधार पर कैसे, तो आप ये नहीं कह सकते सर मैं तो शाकाहारी हूं। नो, ये आंसर गलत हो जाएगा। हम कैसे हैं? आपका मतलब मानव जाति से, आप स्वयं से मतलब नहीं है। तो सर्वाहारी, समझ में आया? अब आप वापस आते। अभी हम चल रहे थे, तो अनुलंब जो है द्वीप विभाजन किन जंतुओं में होगा? युगलिना में। युगलिना में बेटे आप जानते हैं फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला वाले जंतुओं में द्वीप विभाजन अनुलंब प्रकार का होगा। शरीर लंबवत रूप से 2 संतति जंतुओं में बट जाएगा। प्रोसेस वही है, चाहे तो आपको मैं बना के बता देता हूं एक डायग्राम। तो यहाँ पे अनुलंब, अनुप्रस्थ की जगह क्या हो जाएगा, और पैरामीशियम की जगह उदाहरण पे क्या लिख देंगे? लिख लो आप, अलग से बनाए। अनुलंब प्रकार का द्विविभाजन युगलिना में पाया जाता है। ये युगलिना। अब इसमें जो विभाजन होगा अनुलंब होगा। ऐसे विभाजन होगा, और ये युगलिना दो भागों में बंटना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे ये जो ग्रूव है, देखो बोर्ड पे देखें आप लोग, ये ग्रूव है जो खांच है, वो धीरे धीरे इसको 2 भागों में बांट देगा। तो न्यूक्लियस के 2 संतति केंद्रक बन जाएंगे, दोनों में क्लोरोप्लास्ट चला जाएगा, दोनों में एक एक फ्लैजिला चला जाएगा। इस प्रकार से एक पेत्रक युगलिना से 2 संतति युगलिना का निर्माण हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, आप चाहें तो बना लें। अब हम चलते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु के निर्माण की क्रिया को बीजाणु जनन कहेंगे। ये बना लिया आपने? मिटा दूं? हाँ बना ले, आराम से बना ले। बीजाणु जनन की क्रिया बीजाणु जनन कहलाएगा। अभी हमने क्या कहा था कि द्वीप विभाजन जो है, नहीं बहु विभाजन आएगा ना, अभी तो बहु विभाजन देख। अभी हमने कहा था कि द्वीप विभाजन अनुकूल वातावरण में होता है। किस वातावरण में? बहु विभाजन देख लें। उदाहरण क्या लिखूं बहु विभाजन में? अमीबा।
अमीबा में मैं आपसे पूछूं कि कितने केंद्रक पाए जाते हैं तो क्या आप बताएंगे? अमीबा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? किसी को नहीं पता? सरलतम जंतु, सबसे पहले हम अमीबा शुरू करते हैं ए फॉर। कई बार लगता है हमको कि हमको तो जूलॉजी बहुत अच्छी तरह आती है, क्लास में आने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कभी लगता है कि नहीं हमको तो ए ही नहीं आता, फिर जेड कैसे आएगा? चलो मैं बताता हूँ बेटे, लगभग 600 जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। लगभग कितने? यदि 600 गुणसूत्रों को आप 2 या 3 के समूह में बांट दें, 2-2 गुणसूत्र अलग अलग कर दें, तो कितने समूह बन जाएंगे? 300। यदि 3 में बांट दें तो 200। एक अमीबा से 200 से 300 संतति अमीबा का निर्माण बहु विभाजन के द्वारा होता है। समझ में आया? एक अमीबा से 200 से लेकर 300 तक संतति अमीबा का निर्माण होता है। देखें कैसे। ये केंद्रक हो गया। ये अब एक केंद्रक से इस अमीबा में यहीं पे मैं चित्र बनाता हूं, आप चाहो तो दूसरा चित्र बना लो, सिर्फ केंद्रक का बना लो। ये केंद्रक हो गया। अब मैंने अभी क्या कहा कि एक केंद्रक के 2 या 3 गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं दूसरे कलर में केंद्रक गुणसूत्रों को बनाता हूं एक केंद्रक में, ये 2 अलग हो गए, ये 2 अलग हो गए, ऐसे। तो लगभग एक अमीबा के एक केंद्रक में 200 से 300 संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। अब देखें बोर्ड पे, देखें आप लोग, तो जैसे ये 2 हैं तो ये एक केंद्रक झिल्ली से गिर गए, ये 2 एक केंद्रक झिल्ली से गिर गए। इस प्रकार से एक पेत्रक केंद्रक में लगभग 200 से 300 तक संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अभी मैंने कहा था कि विभाजन में 2 प्रोसेस होती हैं, 2 क्रियाएं होती है। केंद्रक का विभाजन हुआ तो हम इस विभाजन को क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। राइट ऑन द टॉप। आपको ध्यान होगा, वापस मेरी बात सुने बेटे, हमने 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब, यू का मतलब, कैरियो का मतलब केंद्रक, तो कैरियो का मतलब केंद्रक। कैरियो, अभी मैंने क्या कहा, का मतलब विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस कैरियो के नीचे अंडरलाइन करें या एरो अंडरलाइन करके ऐसे एरो लगाएं, और कैरियो का मतलब केंद्रक, और काइनेसिस के नीचे भी एरो लगाएं, और इसको क्या कहेंगे आप? अब मेरे ख्याल से अब तो कभी नहीं भूलेंगे आप। तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब केंद्रक विभाजित हो गया, जब केंद्रक अनेक केंद्रक बनते हैं तो धीरे धीरे इसकी जो है वो केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाएगी। ये सारे संतति केंद्रक इसके कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे। आगे, अब आगे देख, दूसरी जो प्रोसेस होगी हम उसे क्या कहेंगे?
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब साइटो के नीचे वापस अंडरलाइन लगाएं, अंडरलाइन करें, काइनेसिस के नीचे भी अंडरलाइन करें। साइटो का मतलब क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। काइनेसिस का मतलब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाएगा? यहां पर अभी कौन सी क्रिया हुई है? कैरियोकाइनेसिस। अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, इसको मैंने मिटा दिया, नेचर में तो बना है। अब मैंने इन केंद्रकों को इस कोशिका द्रव्य में अलग अलग, क्योंकि जब केंद्रक झिल्ली टूट गई, लुप्त हो गई, तो केंद्रक कोशिका द्रव्य में बिखर गए। यहां तक समझ में आ गया? अब प्रत्येक केंद्रक साइटोप्लाज्म के भाग से घिर जाएगा। इसके चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म हो गया, और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। समझ में आया? तो प्रत्येक केंद्रक पहले साइटोप्लाज्म से घिर जाएगा, उसके बाद चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये समझ में आ गया? तो एक पैतृक अमीबा में कितने संतति अमीबी बन जाएंगे? 200 से 300। अब जब ये बन जाएंगी तो ये जो मेम्ब्रेन है वो भस्म हो जाएगी। पैतृक की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भस्म हो जाएगी, और ये जो है वो वातावरण में, जल में आ जाएंगे, और प्रत्येक संतति अमीबा वयस्क अमीबा में परिवर्तित हो जाएगी। इसको हम बहुविभाजन कहते हैं। बीजाणु क्यों लिखूं? बीज लिख देता हूं। बीज बेटे क्या होता है? सीड। क्या बनता है सीड से? समझ में आ गया? अब पूरा बीजाणु लिख देता हूं। तो बीजाणु का निर्माण क्या कहलाएगा? इंग्लिश में स्पोरुलेशन। लेकिन अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले, अभी हमने लिखा था कि जो विभाजन की क्रिया है अनुकूल वातावरण में होती है, लेकिन बीजाणु जनन की क्रिया प्रतिकूल वातावरण में होती है। सपोज अभी जैसे अनुकूल वातावरण, आप आराम से बैठे हुए हैं, 1 महीने बाद दीपावली पे टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो वो अपने लिए प्रतिकूल हो जाएगा। आप में क्या परिवर्तन होगा? आप वुलन क्लोथ्स पहनने लग जाएंगे, ऊनी कपड़े पहनने लग जाएंगे, और अपने आप को वातावरण में बचाने की कोशिश करेंगे। जब अमीबा की बात कर रहे हैं हम, जब प्रतिकूल वातावरण आता है तो अमीबा पहले तो वातावरण में अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले अमीबा अपने सूडोपोडिया को, कूट पादों को समेट लेगा और गोलीय रूप धारण कर लेगा। कैसा रूप धारण कर लेगा? ये गोल हो गया। और इस, क्योंकि आपने बहुत सर्दी पड़ रही है, पहले कम सर्दी शुरू हुई, आपने स्वेटर पहन लिया, उससे ज़्यादा सर्दी हुई, आपने स्वेटर के साथ जर्सी पहनना शुरू कर दिया, और ज़्यादा हुई जैकेट पहनने लग गया। तो जितना प्रतिकूल वातावरण बनता जाएगा, अमीबा भी अपने शरीर के ऊपर 3 लेयर्स का सिस्ट बनाएगी। अभी बहुत सारे उदाहरण दे देंगे अमीबा, क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ते हैं, आराम से समझ में आ जाता है। और मैंने तो कहा ही नहीं कि अमीबा भी होते हैं, मैं तो उदाहरण बता रहा हूं। अरे बेटे, मैं समझ, ये कहना चाह रहे हैं कि सरल द्विविभाजन, सरल अनुलंब द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन, बहुविभाजन, बीजाणु जनन, ये सब क्या प्रोटोजोआ या अमीबा में? ऐसा नहीं है। नेचर में बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन हम अमीबा एक उदाहरण तो लेंगे ना, उसी का चित्र बनाकर समझाएंगे, ये मतलब है। तो अमीबा के ऊपर सिस्ट बन जाती है, पूटी बन जाती है, उसकी कितनी लेयर होंगी? 3।
एक लेयर बन गया। ये दूसरी लेयर बन गई। और ये तीसरी लेयर। बेटे एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, कितनी जल्दी बोलते हैं बिना सोचे। अब देखो बीच में क्या होगा, एक केंद्रक होगा इसके, सिस्ट बन गया। अब ये केंद्रक भी विभाजित हो जाएगा, जैसे बहुविभाजन में हुआ कैरियोकाइनेसिस। कोई भी विभाजन होगा पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, बाद में साइटोकाइन। पहले केंद्रक का विभाजन, बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यहां पर भी देखो आप, ये एक केंद्रक से वही अनेक जो है वो संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कहा कि वातावरण प्रतिकूल है। जब ये संतति केंद्रक बन जाते हैं तो इसके चारों तरफ साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म बन जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी। बन गया ये साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया। लेकिन वातावरण प्रतिकूल है तो इनके ऊपर भी सिस्ट का निर्माण होगा, पुटी इनके ऊपर भी बनेगी। ये पुटी बन गई। अब इन स्पोर्स को वातावरण में आने से कोई डर नहीं, क्योंकि इनके ऊपर पुटी का निर्माण हो गया। जब ये बन जाते हैं तो ये सिस्ट जो है वो टूट जाती है, लुप्त हो जाती है, लुप्त हो गई। और ये स्पोर्स जो है वो नेचर में आ जाते हैं, जल में आ जाते हैं। अब ये जल के साथ तैर के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। तो पुटी जो भवन हुआ, दो कार्य कर रही है। एक तो प्रतिकूल वातावरण से जंतु को बचा रही है, दूसरा उसके वितरण में सहायता कर रही है। तो पुटी भवन पे दो क्वेश्चन आते हैं कि पुटी भवन का कार्य बताएं। तो ज़्यादातर विद्यार्थी ये करते हैं कि पुटी भवन जो है वो प्रतिकूल वातावरण में जंतु की सुरक्षा का कार्य करता है, लेकिन नहीं, सुरक्षा के साथ वितरण में भी सहायक होता है। तो दो इंपॉर्टेंट। अब ये क्योंकि सिस्ट बन गया, जल के साथ दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और जब अनुकूल वातावरण आएगा, क्या होगा, अनुकूल वातावरण आएगा तो इसके अंदर से ये ऊपर सिस्ट बस्ट हो जाएगी। ये सिस्ट बस्ट हो गई, इसके अंदर से एक छोटी अमीबा निकलेगी जिसके चारों तरफ सूडोपोडियो होंगे, इसलिए इसको सूडोपोडियो स्पोर्स भी कहते हैं। ऐसे सूडोपोडियो स्पोर्स कहलाते हैं, ऐसे स्पोर्स जिनमें सूडोपोडिया भी दिखाई देते हैं। और ये वयस्क अमीबा में विकसित हो जाएंगे। तो सूडोपोडियो स्पोर्स का निर्माण प्रतिकूल वातावरण में होता है, सुरक्षा तथा वितरण में सहायक होते हैं। मुकुल निर्माण की क्रिया मुकुलन कहलाती है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा बडिंग। और मुकुलन या बडिंग भी अनुकूल वातावरण में होगा। कैसे वातावरण में? अनुकूल वातावरण। उदाहरण में हाइड्रा लिख लें आप। अभी हम जो है वो बाह्य मुकुलन की बात कर रहे हैं। हाइड्रा में कैसा मुकुल बनेगा? शरीर के बाहर बनता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? बाह्य मुकुल। सबने लिख लिया। अब बेटे हम प्रोटोजोआ से वापस हाइड्रा तक, प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा तक आते हैं।
आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये पढ़ा था हमने कि प्रोटोजोआ के जंतु एक कोशिकीय होते हैं, शरीर पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, इनमें हमने शारीरिक संगठन कैसा पढ़ा था, जीव द्रव्यी प्रकार का शारीरिक संगठन। प्रोटोजोआ के बाद दूसरा संघ बताएं, पोरीफेरा। हमने पोरीफेरा में पढ़ा था कि शरीर, इसको जीव द्रव्यी प्रकार का, उसमें कौन सा प्रकार का कहा था, कोशिकीय प्रकार का। कोशिकाएं अनेक होती हैं लेकिन वो शरीर में ऊतक या अंग का निर्माण नहीं करती, शरीर पर 2 लेयर्स बनाती है। ठीक है, 2 लेयर्स से यदि शरीर का निर्माण होगा तो क्या कहेंगे इसको, डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय। ठीक है, अब हम जब सिलिंट्रेटा में जाते हैं तो शरीर पर वही द्विस्तरीय शरीर होगा। बाहर के स्तर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, अधिचर्म। अंदर के स्तर को क्या, अच्छा वापिस हम चलते हैं। अब मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सब गलत बोले इसलिए वापिस चलते हैं। बेटे मैंने 2 शब्द बताए थे, यदि किसी स्तर से जब वो परिवर्तित होकर शरीर का कोई भी निर्माण करे तो हम उसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म नहीं कह सकते। जननिक स्तर हुआ, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंड ये जर्म लेयर्स होती हैं। जब ये रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे हमारे ये त्वचा का बाहरी स्तर है, इसको आप एक्टोडर्म कहेंगे। क्या होता है त्वचा के बाहरी स्तर को, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, तो हाइड्रा के बाहर शरीर का जो स्तर होगा वो एपिडर्मिस कहलाएगा, उसका निर्माण एक्टोडर्म से हुआ। अंदर का स्तर गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है, उसका निर्माण एंडोडर्म से हुआ। मैंने कहा था यदि मीजोडर्म बनेगा शरीर में तो पेशियों का निर्माण, कंकाल तंत्र का निर्माण शुरू हो जाएगा। आपने पढ़ा है हाइड्रा में, सिलिंट्रेटा में ना तो पेशियां पाई जाती न मीजोडर्म का निर्माण होता है, इसलिए हमने सिलिंट्रेटा में द्विस्तरीय शरीर कहा, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे वापस आते, अभी मैं कह रहा हूं कि जो मुकुलन की क्रिया है वो हाइड्रा में हम पढ़ रहे हैं, तो मुकुलन आपने हाइड्रा में अंतराली कोशिकाओं का नाम पढ़ा है क्या, मैं बताता हूं। हाइड्रा में एक ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। अंतराली कोशिकाएं पूर्ण सख्त कोशिका हैं, वो किसी भी कोशिका में रूपांतरित होने की क्षमता रखती हैं। ऐसी कोशिका जो दूसरी अन्य किसी भी प्रकार की कोशिका को बना दे, हम उसे पूर्ण सख्त कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रा के जो देह भित्ति है उसमें 2 स्तर भी मैंने बताया, बाहर का स्तर एपिडर्मिस, अंदर का स्तर, और हाइड्रा में जो गुहा होती है उसे क्या कहते हैं हम, सीलेंट्रॉन या जठरवाहिनी गुहा। ये समझ में आ गया। अब देखो चित्र हाइड्रा का, एक मिनट ध्यान से देखें बेटे, ये स्पर्शक हैं। एक मिनट, स्पर्श से बना स्पर्शक, तो ये क्या कार्य करेंगे, स्पर्श करके किसी या तो अपने शिकार को पकड़ेंगे या संवेदना ग्रहण करेंगे। ये मुख हो गया, लेकिन इसमें गुदा अनुपस्थित होती है और इसके शरीर में जो गुहा पाई जाती है उस गुहा को जठरवाहिनी गुहा या सीलेंट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गई सीलेंट्रॉन, ये हो गए स्पर्शक, और एक मिनट, आप जानते हैं हाइड्रा अलवणीय जल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, और ये जो भाग है अधोबिंब कहते हैं इसको, इसकी सहायता से कहीं भी ये आधार पर या पत्तियों के ऊपर अटैच रहता है। अब देख, जो मुखिया भाग होता है
मुख को बेटे इंग्लिश में कहते हैं ओरल। तो ये मुख्य ओरल पार्ट हो गया, ये उसका अपोजिट एबोरल हो गया। ये मुखीय भाग, ये गुदीय भाग, लेकिन गुदा अनुपस्थित होती है। गुदीय भाग, हम इस भाग को, इसको हम शरीर भी कह सकते हैं, बॉडी। तो ये ब्रंथ कहलाएगा। शरीर, बॉडी और ब्रंथ के संगम स्थल के लगभग मुकुल का निर्माण होता है। और मुकुल का निर्माण दोनों स्तरों से, एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं के बार बार विभाजन से होता है। ये मुकुल बन गया। जब मुकुल पूर्ण विकसित हो जाता है तो यहाँ पे देखें बोर्ड पे, इसकी जो आधार की कोशिकाएं वो संकुचित हो जाती हैं और इसको पेत्रक हाइड्रा से अलग कर लेती और किसी आधार पर स्थित हो जाती है और वो विकसित होकर वयस्क हाइड्रा बनाती है। इस क्रिया को मुकुल कहते हैं। लेकिन ये मुकुलन का निर्माण शरीर के बाहर हुआ है तो ये बाह्य मुकुलन कहलाएगा। ठीक तरह समझ में आ गया? बाह्य मुकुलन। अब हम देखते हैं आंतरिक मुकुलन जो है वो स्पंज या पोरीफेरा के जंतुओं में होता है। उसको जेम्यूल निर्माण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल निर्माण। आंतरिक मुकुलन किस में पाया जाएगा? पोरीफेरा के जंतु। पोरीफेरा के जंतुओं को सामान्यतः हम क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। कोई उदाहरण बताएंगे? बहुत सारे उदाहरण लिखे थे हमने, अब आप भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर कभी याद कराएं। भूलने का स्वभाव प्राकृतिक है, कोई बात, दो वापस याद करेंगे, याद आ जाएगा। बना लिया, मिटा दो। अब आगे देखते। आंतरिक अंडरलाइन कर ले, शरीर के अंदर मुकुल का निर्माण होना। आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको आर्कियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी मैं बार बार एक शब्द बोल रहा था, पूर्ण शक्त बोल रहा था। मैंने कहा कि कुछ कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी कोशिका में रूपांतरित होने की, विभेदित होने की क्षमता रखती है। स्पंज में ये कोशिकाएं पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती हैं। हम कह सकते हैं जैसे भगवान पूर्ण शक्त है, कुछ भी बना सकता है। तो ये कोशिकाएं, किसी भी कोशिका, स्पंज में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, किसी भी कोशिका में रूपांतरित होने की क्षमता रखती है। ठीक है। अब ये कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, उसके चारों तरफ एक सिस्ट बन जाती है, वो शरीर के अंदर उसका निर्माण होता है, उसको जेम्यूल कहते हैं। अब देखो बोर्ड पे देखें पहले,
अब इसमें अनेक ये आर्कियोसाइट्स, सभी में केंद्रक होगा एक एक, और ये पूर्ति जो है इस पर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पिक्यूल जानते हैं आप? कंटिकाएं। इस रचना को जो कि स्पंज के शरीर के अंदर बनी है जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल कुछ नहीं है, सिर्फ आर्कियोसाइट कोशिकाओं का एक समूह है जो पूटी द्वारा घिर जाता है और ये शरीर के अंदर बनता है। तो इसको आंतरिक मुकुलन, आप देखते हैं ये मैंने कहा यदि पूटी का निर्माण होगा तो दो कार्य होंगे, बताएं। इसका मतलब जब पूटी का निर्माण हुआ तो ये कौन सा वातावरण हुआ? प्रतिकूल या अनुकूल? प्रतिकूल वातावरण। तो शिष्ट बना तो आंतरिक मुकुलन का निर्माण प्रतिकूल वातावरण में होता है। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, जब इसका जेम्यूल का निर्माण होगा ये शरीर से बाहर आ जाती है, जल में पानी के साथ इधर उधर जाती है। जब अनुकूल वातावरण आएगा ये सिस्ट फट जाती है, भस्म हो जाती है और आर्कियोसाइट नए स्पंज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जब प्रतिकूल वातावरण से अनुकूल वातावरण आता है तो जेम्यूल की सिस्ट भस्म हो जाती है और आर्कियोसाइट्स नए स्पंज का निर्माण करते हैं, संतति स्पंज का निर्माण करते हैं, जो आप चाहे कह लें। समझ में आ गया? अब आगे यहां तक अलैंगिक जनन जीवों में सब समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटे हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जैसा कि हमने लिखा है बोर्ड पे, दो प्रकार का होता है। होलोगैमी, वयस्कों का। अब होलोगैमी की परिभाषा लिखे आप, लैंगिक जनन, फिर लिखें होलोगैमी। होलोगैमी, अब ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। वयस्कों का संयुग्मन होलोगैमी कहलाता है। वयस्कों का संयुग्मन होलोगैमी कहलाता है। उदाहरण पैरामीशियम, नो, अमीबा में कभी नहीं होगा पैरामीशियम। दो पैरामीशिया है और दोनों कंप्लीट पैरामीशिया एक दूसरे से फ्यूज हो गए, बीच की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डिजोल्व हो गई, दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे में चला गया, केंद्रक इधर से उधर ट्रांसफर हुए, उस क्रिया को होलोगैमी। अब बेटे ये मुझे बताएं आप, होलोगैमी की क्रिया, होलोगैमी प्रकार का लैंगिक जनन क्या बहु कोशिकीय जंतुओं में संभव है? कभी नहीं। तो इसका उदाहरण तो प्रोटोजोआ के सदस्य होंगे और वो भी पैरामीशियम। सिनगैमी, सिन का मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट्स, युग्मकों के, लिखें सिनगैमी, युग्मकों के संयोजन की क्रिया सिनगैमी कहलाती है। युग्मकों के संयोजन की क्रिया सिनगैमी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, यदि, अब ध्यान से सुने, हमने सिनगैमी को दो प्रकार का लिखा, एन आइसोगेमस, आइसोगेमस। पहले हम आइसोगेमस की बात करते हैं। ऊपर लिखे आइसो का, जहां भी आइसो शब्द आएगा उसका मतलब था समान, सिमिलर, और गैमस मतलब गैमेट्स। यदि समान युग्मकों में फ्यूजन होगा, संयोजन होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? आइसोगेमस। उदाहरण कौन बताएगा? यस, कोई भी प्रोटोजन्स, क्लेमाइडोमोनास, मोनोसिस्टिस, हाँ कारा, बिल्कुल। तो आइसोगैमस प्रकार की सिनगैमी प्रोटोजन्स में होगी जिनमें समान प्रकार के युग्मकों का संयोजन होगा।
समझ में आ गया। एनाइसोगेमस, बेटे थोड़ी देर रुक जाए। अब आप जानते हैं अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होता है। इससे जो रचना बनती है उसको आप जाइगोट कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु को ये देखें तो दोनों का आकार अलग अलग होगा। तो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का संयोजन एनाइसोगेमस प्रकार की सिनगेमी कहलाएगा। लिखें, अलग अलग प्रकार के युग्मकों का संयोजन एनाइसोगेमस प्रकार की सिनगेमी कहलाता है। समझ में आ गया। उदाहरण, सब बहुकोशिकीय जंतु, प्रोटोजोआ नहीं सॉरी प्रोटोजोआ में भी उदाहरण है। प्रोटोजोआ में लिखे प्लाज्मोडियम, एक उदाहरण लिख लें प्रोटोजोआ का भी, प्लाज्मोडियम। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में माइक्रो और मैक्रो गैमेट्स बनते हैं। जो छोटे होते हैं उनको माइक्रो कहेंगे, बड़े को मैक्रो। तो दो प्रकार के हो गए, तो एनाइसोगेमस टाइप की सिनगेमी हो गई एवं अन्य बहुकोशिकीय जंतु। अब हम एनाइसोगेमस सिनगेमी तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मानव में जनन, अब हेडिंग डालें मानव में जनन। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, बस कल इसका डिटेल पढ़ेंगे। बोर्ड पे देखें थोड़ी देर, आप सब आता है आपको, देखो एक बार रिवाइज करें। पहले 3 पॉइंट हम लिखेंगे जो मानव से संबंधित है, फिर इधर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, उनको समझेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। 2 अलग अलग प्रकार के आप स्टार बनाएं। अब देखो पहला 1 मिनट लिखेंगे नहीं, मैं कहूँगा जब लिखना, पूरा टाइम दूंगा। बेटे यदि हम एक लिंगी या द्विलिंगी की बात करें तो मनुष्य एक लिंगी है या द्विलिंगी? तो पहला पॉइंट स्टार पे लिखें एक लिंगी, मनुष्य एक लिंगी हो गया, यूनिसेक्सुअल। लिख लिया। बेटे यदि कोई जंतु के शरीर में, एक ही शरीर में दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाए, नर और मादा, उसको क्या कहेंगे? तो राइट ऑन द टॉप पे याद करने के लिए आपको ध्यान आ जाएगा, एक लिंगी द्विलिंगी, 2 शब्द याद हो जाएंगे। चाहे तो याद करें चाहे तो मत करो, चलो छोड़ो। अब दूसरा, बेटे मनुष्य में हम नर और मादा, पुरुष और महिलाओं को पहचान सकते हैं क्या? बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचान लेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? लैंगिक द्विरूपता। तो मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। मैं वापिस समझाता हूं। यदि बेटे किसी भी जंतुओं में बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा को पहचाना जाए, उसको कहेंगे लैंगिक द्विरूपता। समझ में आया? तीसरा, 3 शब्द हैं, लिख लिया। दूसरे स्टार पे, पहले स्टार पे क्या लिखा था? दूसरे पे दोनों का मतलब आता है। वेरी गुड। बेटे 3 शब्द हैं। कई जंतु आप जानते हैं अंडे देते हैं। अंडों में जो है परिवर्धन होता है और भ्रूण शिशु का निर्माण होता है। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडयुज कहलाते हैं। एक मिनट ध्यान, अभी लिखे नहीं, अभी सब तीनों शब्द लिखूंगा, यहाँ पे नहीं लिखना, इसलिए कह रहा हूँ ना। मैंने एक स्टार बनाया है और मैं शब्द बता रहा हूँ 3, तो एक स्टार पे तो एक ही शब्द आएगा। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहेंगे। कुछ जंतु, मैंने आपको मैमेलिया में एक समूह बताया था, मेटाथीरिया, अभिषेक को याद है मेटाथीरिया। बेटे मेटाथीरिया में क्या होता है? अंडे शरीर के अंदर रहते हैं, लेकिन अंडे के अंदर भ्रूण का परिवर्तन होता है, भ्रूण मादा के शरीर से बाहर आता है। इस अवस्था को अंड जरायुज कहते हैं। क्या कहेंगे? उदाहरण क्या हो गया? कंगारू। कंगारू कौन से देश का राष्ट्रीय जंतु है? याद है आपको? वेरी गुड। अब तीसरे, वे जंतु जो पूर्ण परिपक्व शिशुओं को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं।
मनुष्य में इन तीनों में से कौन सा शब्द लिखेंगे आप? तो लिख ले, तीसरे स्टार पे क्या आएगा? तो मनुष्य मानव एक जरायुज प्राणी है। लिख लिया। अब देखो हमने ये रेड स्टार है, इनमें देखते हैं क्या लिखते हैं। बोर्ड पे देखेंगे अभी। बेटे क्या होता है, आपने सुना होगा ऑपरेशन करके शरीर के अंगों को निकालना। ऑपरेशन करके शरीर के अंगों को निकालना, सर्जिकल रिमूवल के लिए एक शब्द है टॉमी। क्या है? टॉमी। समझ में आ गया टॉमी का मतलब? बस उसके आगे में जो शब्द लगाऊंगा उससे अर्थ निकल आएगा। देखें, पहले लिखेंगे हम कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन, अभी सब बताऊंगा आपको, एक एक शब्द बताऊंगा। लिख लिया। ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किडेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी, ओवेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, ये 6 शब्द मैंने लिखे। बहुत सारे शब्द हैं लेकिन हम जनन से संबंधित ये 6 शब्द हैं। लिख लिया बेटे सबने? लिख लो, मैं समझाता हूँ एक एक करके। बता रहा हूँ बेटे, इतनी जल्दी क्यों कर? सब बताएंगे। देखो कुछ नहीं करना आपको, एक बार में सब याद हो जाएगा। टोमी का मतलब आप सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बढ़िया जानते हैं। सर्जिकल रिमूवल, एक्सीडेंटल नहीं। आप एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ टूट गया, नहीं। सर्जिकल रिमूवल, सर्जरी करके कोई भी अंग को निकालना क्या कहलाएगा? टोमी। अब देखते हैं हम। पहले कैस्ट्रेशन, सामान्य वृषणों को निकाल देना। लिखो, सामने लिखो इसके, सामान्य वृषणों को निकाल देना। हर एक को एक एक लाइन में लिखा करो, उसके सामने उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। सामान्य वृषणों को, सर्जिकल रिमूवल है, ऑपरेशन करके निकालेंगे, ठीक है, कैस्ट्रेशन कहते हैं। अब देखो, ऑर्किडेक्टोमी। डेक्टोमी मतलब ऑर्की, ऑर्की का मतलब भी वृषण होता है, असामान्य वृषणों को निकालना, असामान्य वृषणों को निकालना, ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है। अब देखो बेटे, यहां पे असामान्य का मतलब मैं बता दूं, शिशु जन्म के बाद मेल शिशु में, नर शिशु में वृषण उदर गुहा से निकलकर हार्मोन्स के प्रभाव से वृषण कोषों में आ जाते हैं, सामान्य अवस्था होती है। मनुष्य में शुक्राणु जनन के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम चाहिए। तो वृषणों का उदर गुहा से निकलकर वृषण कोषों में आना, यह सामान्य क्रिया है। कभी कभी किसी कारण वृषणों को शिशु जन्म के बाद उदर गुहा में ही रह जाना, समझ में आया? उदर गुहा में रह गए तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं होगी, बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन विकसित हो जाएंगे। तो असामान्य वृषणों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? ऑर्किडेक्टोमी। समझ में आ गया? चलिए, प्रोस्ट यहां पे अंडरलाइन करें। आपने पढ़ा होगा एक मेल सेक्स ग्लैंड्स होती है
नर लिंग ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि को निकालना प्रोस्टेक्टोमी कहलाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि को वही ऑपरेशन करके सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाएगा? प्रोस्टेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है तो अंडवाहिनी में आता है, और अंडवाहिनी में यदि निषेचन हो जाएगा तो वो गर्भाशय में आ जाता है। अंडवाहिनी को ओविडक्ट कहते हैं, समझ आ गया? तो ओविडक्ट को, अंडवाहिनी को बांध देना या काट देना ओवेक्टोमी कहलाता है। ऑपरेशन होता है ओवेक्टोमी, अंडवाहिनी को या तो बांध देना या काट देना, ओवेक्टोमी कहलाता है। वैसे तो काटना ही होना चाहिए टोमी का मतलब, ठीक है ना, लेकिन दोनों आते हैं इसमें। अब देखें, ये 1 मिनट है ना, यहाँ पे एक टर्म और बताता हूँ मैं, फिर 3 टर्म को वापस, एक बस 2 मिनट में ना। वापिस आते हैं हम। वेसेक्टोमी, यदि आपने इंग्लिश में पढ़ा हो तो शुक्र जनन जो नलिका होती है जिससे शुक्राणु निकलकर मूत्र मार्ग में आते हैं, उसे वासा डिफरेंसिया कहते हैं। तो वासा डिफरेंसिया को काट देना या बांध देना क्या कहेंगे? शुक्र जनन नलिका को काट देना या बांध देना वेसेक्टोमी कहलाता है। शुक्र जनन नलिका को काट देना, वासा डिफरेंसिया को काट देना या बांध देना क्या कहलाएगा? वेसेक्टोमी। अब बेटे यहाँ पे वापिस हम आते हैं। ओवेक्टोमी, यहाँ में थोड़ा सा वापिस, ओवरी को रिमूव करना, अंडाशय को रिमूव करना ओवेक्टोमी कहलाता है। अंडाशय को, ओवरी से बना है ओवेक्टोमी, और उसकी जो अंडवाहिनी ट्यूब, ओविडक्ट ट्यूब होगी, तो ओविडक्ट या अंडवाहिनी को काट देना या बांध देना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। वापिस बताऊं, देखो एक में ध्यान से सुने आप, पहले शब्दों का मतलब समझे, एक बार समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। ओवो ओवरी से बना, तो ओवरी को निकाल देना ओवेक्टोमी। टोमी तो आप जानते हैं। ट्यूब, ट्यूब का मतलब अंडवाहिनी ट्यूब नुमा होती है, उसको बांध देना या काट देना ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वैसो जो शब्द है वो वासा डिफरेंसिया से बना, वासा डिफरेंसिया शुक्र जनन नलिका, शुक्र नलिकाएं, ठीक है। तो शुक्र जनन नलिकाओं को बांध देना या उनको काट देना वेसेक्टोमी कहलाएगा। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? कभी कभी लेडीज में एक एज के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो रजस्राव होता है, बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते हैं, मासिक धर्म होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो यूटेरस को ही निकालना पड़ता है। यूटेरस को निकालना, गर्भाशय को निकालना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। गर्भाशय को निकालना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। ये सब समझ में आ गया? फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर नर जनन अंग, मादा जनन अंग, फिर पूरा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप? एनी क्वेश्चन? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना चाहें कुछ पॉइंट? ठीक है।